डियर स्टूडेंट नमस्कार। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपके लिए जो आपकी प्रश्न बैंक है दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे चैप्टर वाइज। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपकी भौतिक विज्ञान की ये प्रश्न बैंक है उसके अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो उत्तर बताने से पहले हम प्रश्न बैंक पे आपके लिए चर्चा कर लें स्टूडेंट। तो आपके लिए बता दें कि जो भी आपका अभी हाल ही में त्रैमासिक पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा प्रश्न बैंक में से 80% प्रश्न आए हुए हैं। मतलब ये है दोस्तों कि प्रश्न बैंक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न बैंक को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिएगा। उतने ज्यादा प्रश्न दिए नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। यदि आपने पढ़ लिया है तो आप आराम से प्रश्न बैंक के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ही प्रश्न अलग से आते हैं, बाकी आपने देखा होगा कि जो प्रश्न बैंक है उसमें प्रश्न वही आते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है कुछ जो आपके लिए अलग से जोड़ दिए गए हैं तो उनको बस सॉल्व आपके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न बैंक में देखिए आपने, यदि आपके पास होगी प्रश्न बैंक तो आप देखते होंगे सबसे पहले उस पर ब्लू प्रिंट दिया रहता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये जो ब्लू प्रिंट है बिल्कुल इसी के आधार पर प्रश्न बैंक है और इसी आधार पर हर एक अध्याय के क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। जैसे आपको मालूम है कि आपका जो भौतिक विज्ञान है ना, उसका 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, कक्षा 12वीं और 11वीं में भी। ठीक है, तो आपके लिए 12वीं का बता रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ब्लू प्रिंट है आपका, आपके पास होगा, ये आप समझ चुके होंगे, है ना। यदि आप इसको नहीं समझे हैं तो आपके लिए अध्याय बाय अध्याय आपके लिए बताते जाएंगे। जैसा कि आज हम आपके लिए स्तर विद्युत यानी अध्याय 1 और 2 है इस यूनिट के अंतर्गत। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 का सेम रहेगा, मतलब 6 नंबर का टोटल आना है, जिसमें से 1 नंबर के एक प्रश्न आना है, 2 नंबर के एक प्रश्न आना है, 3 नंबर का एक प्रश्न आना है। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये प्रश्न बैंक अरेंज है, इसी के आधार पर आपके लिए अध्याय 1 में प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जो अध्याय 1 के उत्तर है, इसमें देखते हैं हम किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, 1-1 नंबर के लिए और 2-2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। ठीक है, मतलब आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके लिए प्रश्न बैंक में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं दिए हैं, केवल आपके लिए अति लघु और लघु उत्तरीय के प्रश्न दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए ये है आपकी प्रश्न बैंक, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपका अध्याय 1 यहाँ पे हम बता रहे हैं। अध्याय 1 का आज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे हम A to Z। प्रश्न बैंक में जितना आपका प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपके पाठ का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बता रहे थे आपके लिए कि 1-1 नंबर वाले प्रश्न आपके लिए इसमें दिए गए हैं। एक प्रश्न जहाँ से 1-1 नंबर वाला आना है, तो इन सभी 1-1 नंबर वाले प्रश्न की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है आपका कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। आपके लिए बल बताना था डियर स्टूडेंट कि उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, F बराबर QE। ठीक है, क्या है डियर स्टूडेंट, F बराबर QE। और ये आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, ये पहला विकल्प और दूसरा विकल्प आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में भी आया है। आप चाहे तो पेपर आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की जो अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब आपने पढ़ा होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1/r²। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कि एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत विभव द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है, तो गोले से बद्ध है जो आपका विद्युत फ्लक्स है ये क्या होगा, आपके लिए इसमें बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये स्टूडेंट आपको बताना है कि एक कूलम में आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 6.25 × 10 के ऊपर 18 की घात। ये
अच्छे से लिख लीजिएगा, 10 के ऊपर 18 की घात लिखना था, ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुक्त आकाश के पराविद्युतांक यानी विद्युतशीलता का विमीय सूत्र, यहाँ पे आपको विद्युतशीलता का विमीय सूत्र बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके लिए क्या बताना है, विद्युत जो आपकी शीलता है इसका विमीय सूत्र बताना है। तो इसका सही विमीय सूत्र है डियर स्टूडेंट m-1 l के ऊपर 3 की घात यानी 3 और t के ऊपर 4 की घात और a के ऊपर 2 की घात। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र है, विद्युतशीलता है जो इसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव केंद्र दूरी r पर जो विद्युत क्षेत्र है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1/r के ऊपर 3 की घात। उसके बाद 7वां प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी को क्षैतिज की दिशा में 180 अंश के कोण पर घुमाने में किया गया कार्य बताना था आपके लिए। ठीक है ना, कि आपका किया गया कार्य कितना होगा, ये यहाँ पे आपके लिए बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पीई। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, पीई। 8वां प्रश्न है, एक घन जिसकी भुजा x है कि केंद्र से ठीक है ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश क्यू रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। ये स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए इसका विद्युत फ्लक्स बताना था। तो आपको पता है ना, यदि कोई भी बंद पृष्ठ है तो उसका होता है Q/ε0। ठीक है, Q/ε0। ठीक है, तो इस प्रकार 8 ऑब्जेक्ट समझा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए सभी उत्तर समझ में आ गए होंगे कि किसका उत्तर क्या है। उसके बाद देखिएगा 9वां है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। डियर स्टूडेंट, जो विद्युत क्षेत्र है आपके लिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताना है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। 10वां प्रश्न है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा। डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि जो छड़ का आवेश है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है कि घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, 11वां है, विद्युत क्षेत्र ई में जो क्षेत्रफल एस का पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है ना, मतलब ई और एस है, जो ई है उस क्षेत्रफल में एस का जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, ये आपका जो 11वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न देखिएगा, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। आपको बताना है कि कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, ये आपके लिए 12वें प्रश्न में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/ε0 बना। ठीक है, उसके बाद देखिए निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच बल होगा। आपके लिए बताना है उनके बीच बल क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है ये स्टूडेंट, क्या होगा, 0 होगा। 14वां प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रो कूलम का धनावेश दिया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आपके लिए बताना था कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। 15वां प्रश्न है, धातु के दो समांतर प्लेट हैं जिनमें Q+ है और एक -Q आवेश है, कुछ दूरी पर स्थित है। यदि आप प्लेटों को केरोसिन तेल की टंकी में डुबो दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना थी आपको कि उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना कि वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी डियर स्टूडेंट, घट जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है कि एक आवेश Q तथा R त्रिज्या के गैसीय गोलों से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या दुगनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, समान होगा। ठीक है, क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार आपके 16 ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हुए लास्ट ऑब्जेक्ट और बचा है। तो डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहाँ का लास्ट ऑब्जेक्ट है इसका कि दो बिंदु आवेशों के बीच r दूरी होने पर बीच जो प्रतिकर्षण बल F है यदि उनके बीच की जो दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ये आपके लिए इसमें बताना था। तो ये हो जाएगा F/4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार यहाँ पे हमने आपके सभी विकल्प बता दिए हैं। अब हम डियर स्टूडेंट इनके खालिस्तान देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है
कि जो ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए स्तर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो आप इसमें भरिएगा अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या भरिएगा, अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, धातु का पराविद्युतांक माध्यम की बात करें डियर स्टूडेंट, तो कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है ना। अब ये देखिए आपसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा। जब हम उसको दुगना करेंगे तो जो प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण बल है, ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा आपका, 16 गुना हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला है 5वां, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, उनके बीच विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपके लिए सूत्र बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका सूत्र मालूम होगा आपको, P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है डियर स्टूडेंट, P बराबर Q इंटू 2L। उसके बाद है आवेशित खोखले गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत जो है इसका शून्य होता है। आपको बताना है विद्युत क्षेत्र किस पर शून्य होता है, खालिस्तान बिंदु पर। ठीक है ना। तो आवेशित खोखले गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आप ध्यान रखना केंद्र पर, कहां पर शून्य होता है डियर स्टूडेंट, केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो हमने आपके लिए पढ़ाया है डियर स्टूडेंट, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10 के ऊपर माइनस 19 की घात कूलाम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1.6 गुणित 10 के ऊपर माइनस 19 की घात कूलाम होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश, किसी विद्युत द्विध्रुव जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उस पर नेट आवेश कितना होता है, तो आपको ये बताना है, शून्य होता है। ठीक है, कितना होता है डियर स्टूडेंट, शून्य होता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। कैसा रहता है डियर स्टूडेंट, सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है ना, सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो खींची गई क्षेत्र रेखाएं हैं ये कैसी होती हैं, आपको बता देना है। तो समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ठीक है ना, कैसी होती हैं डियर स्टूडेंट, समांतर एवं समदूरस्थ, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ठीक है ना, माने समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो खींची गई क्षेत्र रेखाएं हैं ये कैसी होती हैं, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। उसके बाद है डियर स्टूडेंट आपका कि आवेश का विमीय सूत्र। तो आपके लिए बता दें, जो आवेश का विमीय सूत्र है वो AT है, या M0L0 TA भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, डियर स्टूडेंट, AT हो गया। उसके बाद देखिएगा लास्ट आपका खालिस्तान है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी से उसमें खालिस्तान आवेश से होता है। तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है। तो इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट होते हुए यहाँ तक वीडियो यदि अच्छा लगता है आपके लिए डियर स्टूडेंट तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सही जोड़ियों को देख लेते हैं। तो देखिए सही जोड़ी आपसे क्या पूछी गई थी, पहला था कूलाम बल F, दूसरा था विद्युत क्षेत्र E, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इन सबको आपके लिए इसमें मिलाना था। तो देखिए जो कूलाम बल है ना, कूलाम का बल, कूलाम है ना, कूलाम के नियम से ये होता है B यानी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। उसके बाद जो आपका दूसरा है विद्युत क्षेत्र E, ठीक है ना, इसकी जोड़ी आपकी D नंबर से मिलेगी। दूसरे पेज पर उसको भी दिखाते हैं। जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसकी जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, इसको भी हम आपके लिए बताते हैं। उसके बाद देखिए दो जोड़ी यहाँ पे दी हुई है, विद्युत फ्लक्स और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, उसकी जोड़ी कैसे मिलाना है। ठीक है ना, तो हम आपके लिए बता देते हैं, यहाँ पे लिख करके समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप समझ लीजिएगा कि जो देखिए आपकी सही जोड़ी कैसी मिलाना है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो आपका कूलाम बल है इसकी आपको B नंबर से मिला देना है।
1/4π0 इंटू Q1 Q2/r²। विद्युत क्षेत्र की जो ई है तीव्रता, इसकी मिला देना है F/Q से, यानी D नंबर से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसकी मिला देना है E नंबर से, Q इंटू 2L। और जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है आपको मालूम होगा, ये होता है Q/0। और जो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण है ये होता है PE sin थीटा, यानी C नंबर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब डी स्टूडेंट हम देख लेते हैं एक एक नंबर वाला लास्ट टाइप, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या था यहाँ पे कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, ये आपके लिए बताना था। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या है आप ध्यान से समझ लीजिएगा डी स्टूडेंट। इसका उत्तर है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर। ठीक है, जो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है उसी पर डी स्टूडेंट आपके लिए हम बता दें कि जो आपका आवेश है ये विद्युत क्षेत्र के समान रहता है। ठीक है, दूसरा है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत जो क्षेत्र है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, जो आपका बिंदु है ना वो एक समान आवेशित रेखीय चालक पे होता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब आसानी से आप कर लोगे। उसके बाद देखिए तीसरा है कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट बिंदु आवेश के लिए, ठीक है ना, बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे लिख देना है। चौथा है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपके लिए लिख देना है मेरे भाई कि जो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसी के लिए। ठीक है, तो एक जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, छोटा सा था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इस पर 3.2 गुणित 10⁻⁻16 की घात कूलम आवेश उत्पन्न होता है। तो रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा जब ये छड़ को रगड़ने पर छड़ पर हो गया 3.2 गुणित 10⁻⁻16 की घात प्लस पॉजिटिव आवेश। तो आपके लिए बताना है कि रेशम पर क्या आवेश हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिएगा, बस माइनस लगा दीजिए कि -3.2 गुणित 10⁻⁻16 की घात कूलम। ठीक है ना, ये आपके लिए लिख देना है, केवल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 6वां क्वेश्चन कि निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत जो बल है वो F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि कणों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उनके बीच कितना बल होगा ये आपके लिए बताना है, कितना बल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 न्यूटन बल हो जाएगा। कितना बल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 न्यूटन बल हो जाएगा। ठीक है ना, 7वां प्रश्न है आपके लिए बता दें हम कि जो आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये देखिएगा यहाँ से कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्तर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन प्रबल है। तो आपके लिए बता दें मेरे भाई कि विद्युत बल प्रबल है। कौन प्रबल है, विद्युत बल प्रबल है। ठीक है, उसके बाद 8वां है कि एक विद्युत द्विध्रुव, जो आपका एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है। तो मेरे भाई बता दें हम कि जो आपका एक विद्युत द्विध्रुव है इसमें कुल 0 कूलम बल होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो हम आपके लिए बता दें कि इसमें दिशा उसकी कुछ नहीं होती है। ये बस आपके लिए देखना है कि जो दिशा है ये उसका जो अक्ष है ना, अक्ष की अनुदिश होती है ना, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से क्या होती है, धन आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, बस ये आपके लिए ध्यान रखना, और कुछ विशेष नहीं आपको ज्यादा लिखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने मन से बहुत कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो मेरे भाई केवल आप इसमें यही लिखना कि क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछ रहा ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो आप बता देना कि दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, अगला है, ये आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में आया हुआ है, जो कि हमने सेट आपको बता दिया है 210 सेट को देखिएगा। तो ये प्रश्न भी वहां पे पूछा गया है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो मेरे भाई आपके लिए इसमें बताना है कि कितना होगा, तो आप कुछ नहीं लिख दीजिएगा, 0 होगा।
ठीक है ना, क्या होगा मेरे भाई, शून्य होगा। 11वां प्रश्न है विद्युत आवेश के कोई दो मूल गुण लिखिए। तो आपको पता है ना, सबसे पहला गुणता है उसका कि आवेश का क्वांटीकरण पालन होता है। मूल आवेश में क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण पालन होता है। और उसका जो सेकंड गुण है ये आप लिख दीजिएगा कि आवेश का संरक्षण होता है, मतलब आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश के दो मूल गुण हो गए। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव गुण आपको पता होगा कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आपको इसका एक उदाहरण लिखना है, तो आप लिख दीजिए परमाणु या अणु। ठीक है ना, एक उदाहरण लिख दीजिएगा मेरे भाई, या तो आप परमाणु लिख दीजिएगा या फिर मेरे भाई अणु लिख दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपके विद्युत द्विध्रुव हैं। ठीक है, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आपके इसके केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका जो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आया है। आपका जो सेट 210 पेपर है उसमें देखिएगा ये आपके लिए पेपर आया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो प्रश्न क्या है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। और जो प्रश्न बैंक करा रहे हैं उसको पूरा आप सोल्व कर लीजिएगा, उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अलग से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस बार जो आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न आना है। ठीक है ना, तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल सरल है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, देखिए कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, अर्थात Q बराबर NE। ठीक है, क्या कहा हमने कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। जो निश्चित न्यूनतम मान है उसका पूर्ण क्या होता है, गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से समझिएगा मेरे भाई कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है ना, इसका मूल कारण क्या है। आपने ये तो समझ लिया कि क्वांटीकरण तो भाई कोई भी निश्चित है, न्यूनतम मान है जो उसका पूर्ण गुणज होगा कोई भी वस्तु पर। ठीक है, हमेशा। तो आपके लिए इसका मूल कारण बताना है। तो इसका जो मूल कारण है वो है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण है। ठीक है, तो जो आवेश का जो क्वांटीकरण है उसका मूल कारण क्या है मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण है, मतलब परिवर्तन हो जाना, स्थानांतरण हो जाना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में बदलना। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, बदलना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में बदलना ही क्या कहलाता है, जो आपका आवेश का जो क्वांटीकरण कहलाता है। तो यही तो इसका मेन रीजन हो जाएगा ना कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि आवेश की योज्यता किसे कहते हैं, आवेश की योज्यता किसे कहते हैं। तो हम आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, आवेश की योज्यता से तात्पर्य है कि कोई भी कार्य है, जो किए गए कार्य है, वो कुल आवेश का मान निकालने के लिए सभी आवेशों का धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखकर जोड़ा जाता है। मतलब जो आवेश की योज्यता है उसके अंतर्गत हम चिन्हों को दर्शाते हैं। यानी कि आवेश की योज्यता से तात्पर्य है कि कोई भी यदि निकाय है उस पर कुल आवेश का मान निकालने के लिए सभी आवेशों को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। तो किसी पृथक निकाय में धनावेश एवं ऋणावेश के बीच ये जो योग है ये सदैव नियत रहता है। मतलब जो आपका धनावेश है और ऋण आवेश है, यदि हम आपके लिए बता दें धन आवेश और आपका ऋण आवेश, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये सदैव नियत रहेगा, मतलब कट जाएगा ना प्लस माइनस, तो ये सदैव क्या होगा, शून्य हो जाएगा, मतलब नियत रहता है ना। तो कोई भी है यदि हम पृथक निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग करें तो वो सदैव नियत रहता है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न कंप्लीट होता हुआ आपकी क्वेश्चन बैंक का। अब देखिए मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन
कि विद्युत संबंधी कूलाम नियम लिखिए। डियर स्टूडेंट, आपके लिए कूलाम का नियम लिखने को आएगा और उसका डेरिवेशन आएगा। ये आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम दोस्तों आपके लिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे उसमें कूलाम का नियम एवं उसकी गणितीय व्याख्या बताएंगे। फिलहाल आप कूलाम का नियम देख लीजिएगा। अभी डियर स्टूडेंट, हम इसकी कूलाम के नियम की अच्छे से गणितीय व्याख्या भी समझाएंगे। अभी पहले आप कूलाम के नियम समझ लीजिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ था, जो सन 1723 है उसमें एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य बल संबंधी एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम का नियम क्या है मेरे भाई, तो लिखिएगा आप कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चिंता मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट, अभी जब हम इसकी आपको गणितीय व्याख्या समझाएंगे, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है प्रश्न बैंक में, तो आपके लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लीजिएगा कि जो कूलाम का नियम है इसके अनुसार जो किन्हीं दो बिंदु आवेश है उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, छठवां प्रश्न है कि आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो मेरे भाई देखिए क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कई आवेश किसी आवेश विशेष पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है, जो वे सभी अलग अलग आवेश उस आवेश पर लगाते हैं। मतलब जितना भी वो बल लगाते हैं अलग अलग आवेश का, ठीक है ना, वो सब उसका सदिश योग है उसके बराबर होता है। फिर से समझिएगा कि जब कई आवेश किसी आवेश विशेष पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग के बराबर होता है। मतलब ये है कि जैसे यदि हम कोई विशेष बल ले लें F, ठीक है ना, कोई विशेष बल क्या ले लें हम, F ले लेना, विशेष बल पर F लगा लें, तो उस पर जो आवेश पर लगने वाला परिणामी बल है उन सभी बलों का सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जितने बल हैं, जैसे अलग अलग आवेश हैं उन पर मान लो जैसे ये किसी पर F1 बल लगता है तो F1 वेक्टर हो जाएगा, प्लस F2 वेक्टर हो जाएगा, प्लस F3 वेक्टर हो जाएगा, डैश 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 करके ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब जितना इनका सदिश योग होगा उसी के बराबर ये बल होगा। ये आपका आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। फिर से समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जब कई आवेश किसी आवेश विशेष पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है, जो वे सभी आवेश अलग अलग उस पर आवेश पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सातवां कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ये आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में भी आया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जो हम आपके लिए बोल रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा में आए हैं, इसका मतलब समझिएगा कि 210 नंबर वाला सेट है उसमें आए हुए हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो इसका बहुत ही सरल रीजन है कि इस स्थिति में कटान बिंदु है जो एक अधिक स्पर्श रेखाएं उस पर खींची जा सकती हैं। मतलब कोई भी कटान बिंदु है, जैसे यहाँ पे हम कटान बिंदु मान लें, तो इस पर बहुत सी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा का मतलब भी है कि जो वृत्त है कि एक ही बिंदु पर स्पर्श करें उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, और जो दो बिंदु पर स्पर्श करे उसे छेदक रेखा कहते हैं ना। तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि जो स्थिति में जो कटान बिंदु है उस पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में जो एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित होंगी। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इसमें लिख देना है कि असंभव। ठीक है ना, तो समझ गए ना मेरे भाई कि इसके लिए कभी वो नहीं काट सकती। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह दो या विद्युत बल रेखाएं कह दो, बात एक ही है मेरे भाई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की यदि हम गुण की बात करें तो बहुत ही सिंपल गुण है कि सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा मेरे भाई कि ये सघन होती हैं। ठीक है ना मेरे भाई, ये कैसी होती हैं, सघन होती हैं विद्युत बल रेखाएं। दूसरी है कि ये लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये कैसी होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। ठीक है ना, ये दो गुण हो गए, लचकदार डोरी के समान होती हैं। ठीक है ना, और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था।
ठीक है ना। तो ये गुण लिख दीजिएगा, और भी यहाँ पे गुण लिखे हुए हैं कि ये क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक, विभव सूत्र लिखिए। ये भी त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो, बात एक ही है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जिस बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक भी आपके लिए बताना था मेरे भाई, मात्रक तथा विभव सूत्र। तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, एवं जो विभव सूत्र है वो है ml T-3 A-1। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक तथा विभव सूत्र। परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है न्यूटन प्रति कूलम है, एवं विभव सूत्र है mL T-3 A-1। ठीक है डी स्टूडेंट, इस प्रकार 9वां प्रश्न कंप्लीट होता हुआ। अब इसका 10वां क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र है फल से जो अभिलंबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा मेरे भाई, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबत जो गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं हैं उन्हीं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस प्रश्न बैंक में टोटल 3 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके अध्याय 1 में, तो तीनों को हम अलग से बताएंगे। ठीक है ना। तो इसको अभी आप स्किप कीजिएगा। ठीक है ना, अभी आपके लिए बाद में हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई 12वां प्रश्न है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों। तो इसका रीजन है क्योंकि किसी चालक को आवेश देने पर वह उस पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक है ना। एवं चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है। ठीक है ना, ये बात तो आपको याद ही रखना है कि वो कोई भी चालक है उसके अंदर जो नेट आवेश है वो शून्य होता है। आपके लिए भी हमने एक नंबर में भी ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, 13वां प्रश्न है, स्तर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, क्यों। तो क्योंकि जो बल रेखाएं हैं ये क्या है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यह भी हमने पहले भी बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका 14वां प्रश्न, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो एवं इसका मात्रक बताओ। तो विद्युत फ्लक्स को अभी हमने आपके लिए पहले ही परिभाषित करके बता दिया है मेरे भाई। ठीक है, हम उसका मात्रक बता दिया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसी को आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका 15वां प्रश्न है। ठीक है ना, 15वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिएगा 15वां प्रश्न कह रहा है कि एक गोल गैसीय पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है, यदि गैसीय पृष्ठ की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो विद्युत फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है ना, वो विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, जो कि उसमें क्या टोटल विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो यदि हम पृष्ठ को आधा करेंगे ना तो उसमें बल रेखाओं की संख्या तो होगी ना, तो वो कभी भी उस पर परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है मूलावेश का मान कितना होता है। तो हमने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूलावेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10 के ऊपर -19 की घात कूलम होता है। ठीक है ना, तो ये इसको आप लिख दीजिएगा। क्या 10 के ऊपर -25 की घात कूलम आवेश संभव है। तो मेरे भाई कभी ये संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसका लास्ट हो जाता है 10 के ऊपर -19 की घात कूलम तक जाता है ना, तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दो बराबर सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उनके ठीक बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मेरे भाई देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ना, तो ये शून्य होगी, क्योंकि दो बराबर हैं सजातीय आवेश हैं एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित है, तो उनके ठीक बीच में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी मेरे भाई, शून्य होगी। ठीक है ना, इस प्रकार आपका 18वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब मेरे भाई देखिएगा 19, 20 और 21 तीन प्रश्न और बचे हुए हैं इसके अति लघु उत्तरीय के, उसके बाद हम लघु उत्तरीय पे आएंगे। तो देखिएगा इसका प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। तो मेरे भाई F बराबर क्यू ही लग जाएगा, F वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर लिख दीजिएगा। एक कूलम आवेश को परिभाषित करो। तो एक कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर व सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर
उस पर 9 × 10 के ऊपर 9 की घात न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित हो जाता है। ठीक है ना, तो वही कहलाता है आपका 1 कूलम आवेश। ठीक है ना, क्योंकि ये 1/4πε0 का मान है 9 × 10 के ऊपर माइनस सॉरी दोस्तों प्लस 9 की घात न्यूटन। ठीक है ना, तो क्या है इसकी परिभाषा कि 1 कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर व सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में, या तो हवा माध्यम हो या निर्वात हो, उसमें 1 मीटर की दूरी रखने पर ही उसमें कितना आवेश उत्पन्न होना चाहिए, बल 9 × 10 के ऊपर न्यूटन बल उत्पन्न हो जाना चाहिए, वो प्रतिकर्षण बल आरोपित कर दे, तो वो हो जाएगा आपका क्या 1 कूलम आवेश। लास्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो सरल है कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या फिर आप ऐसी भी ले सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक समायोजन है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए इसमें लिख देना था विद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार आपके लिए जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे ये आपके लिए सभी बता दिए हैं। अब हम तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न था सूखे बाल से कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, लेकिन यदि बाल गीले हो तो नहीं करती, क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे बालों पर हम कोई भी कंघी करने से कागज की कोई भी जो टुकड़ा है उसको यदि हम उसको छोटे टुकड़ों को आकर्षित करें, मतलब उस पर रगड़ें, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो मतलब वो कागज है कहीं पर भी चिपक जाता है, ये आपने देखा होगा। और यदि बाल गीले हो, है ना, ये कह रहे हैं कि यदि बाल गीले हो तो नहीं होते हैं, आप देख लीजिएगा इसको करके। तो इसका मेन कारण क्या है ना, तो इसका सबसे मेन कारण होता है घर्षण विद्युत बल। ठीक है ना, जो घर्षण होता है वो जो घर्षण है वो अधिक होता है, और जो गीले बाल हैं उस पर घर्षण कम होता है। उसी की वजह से ऐसा होता है कि जो सूखे बाल हैं वो कंघी करने से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं, लेकिन यदि बाल गीले हो तो नहीं करते। ठीक है ना, रीजन समझ में आ गया। ठीक है, बाकी आप भाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट है ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम देखते हैं आगे। विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है, प्रेरण विधि द्वारा। सबसे पहले विद्युत प्रेरण की परिभाषा समझ लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी आपको अध्याय 6 में तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा कि विद्युत प्रेरण क्या होता है। ठीक है ना, तो विद्युत स्थैतिक प्रेरण में कोई वस्तु निकटवर्ती विद्युत चालकों पर आवेशित प्रेरित करती है। जब कोई विद्युत आवेशित पदार्थ पृथ्वी से विद्युत रोधी किसी संचायक के निकट आता है तब चालक के कुछ इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं, उसी को हम स्टूडेंट जो ये पूरी घटना है इसी को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और चालक के एक सिरे पर एकत्रित होकर पूरे चालक को ही आवेशित कर लेते हैं। ठीक है ना, यदि आप यहाँ पे समझना चाहें तो देखिएगा, यहाँ पे हमने आपके लिए दो चित्र लिए हैं, चित्र ए और बी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से हमने कोई चालक लिया जहाँ पे प्लस और माइनस आवेश है। ठीक है ना, यदि इसको हम माइनस आवेशित करते हैं ना, है ना, जो आपका जो ये पी है ना, पी को यदि पी को वस्तु को हटाने पर वस्तु क्यू के इलेक्ट्रॉन पर अपने स्थान पर चले जाते हैं, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, अनावेशित कर जाती है। मतलब जो वस्तु है यदि पी को हम हटा देंगे तो वो अपने स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है ना, और यदि इस वस्तु को हम देखें आगे, ठीक है ना, इस वस्तु को इस टाइप से यदि हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु क्यू को भू संपर्कित तो हो जाएगी। ठीक है ना, जिससे उस पर क्या आ जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये संपूर्ण चीजें आपको इसके अंतर्गत लिखना है, थ्योरी है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी यदि आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बताइएगा, इसको हम फिर से अच्छे से बोर्ड पर आपको समझा देंगे फेस टू फेस, जिससे आपके लिए अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी तीसरा प्रश्न बहुत सरल है, आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में डिफरेंस लिखना थे कि इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा इसका उत्तर है कि ये बंद वक्र होती हैं, ये खुली वक्र होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, बंद वक्र होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। और उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इसका जो अगला अंतर रहेगा ये हो जाएगा, इसका चुंबक की सतह के लंबवत होना आवश्यक नहीं है, ये किसी दिशा में हो सकता है, जबकि ये सदैव अनावेशित पृष्ठ के लंबवत होता है। ये चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती हैं और ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती। ठीक है ना, ये आपके लिए हमने बताया भी था जब इसके हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को लिखवाए थे कि चालक के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है, और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करती हैं। ठीक है ना, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि
जो कोई भी बिंदु है ना, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका आपको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये हम आपके लिए व्यंजक ज्ञात करके बताते हैं। तो डी स्टूडेंट ने कि व्यंजक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने सूत्र है पढ़ा होगा डी स्टूडेंट। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई है, इसका सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो इसमें आप एक एफ मतलब एफ है ना, एफ मतलब कूलाम का नियम वाला रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। मतलब मान लीजिएगा कि कोई भी बिंदु है, ऊपर आवेश क्यू रखा हुआ है। ठीक है ना, इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको कैसे व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो आपको मान क्या लेना है कि यदि मतलब कोई भी, जैसे आपने वो बिंदु है उस पर क्यू आवेश रख लिया है, तो मतलब उसका यदि हम पराविद्युतांक माध्यम के ले लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट क्या कर लेंगे, हम उसका पराविद्युतांक माध्यम के ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यंजक कैसे करना है। कूलाम का नियम आपको पता है ना, तब लिखिएगा आप, तब कूलाम का नियम। ठीक है ना, कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम के नियम में यदि कोई दो आवेश रहते हैं, तो उसका जो बल होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0। साथ ही साथ ये स्टूडेंट आपने के पराविद्युतांक माध्यम लिया है, तो यहाँ पे आप पराविद्युतांक माध्यम भी लिखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे वो बिंदु पर क्यू आवेश रखा है और एक आवेश आप यहाँ पे क्यू नॉट मान लो। ठीक है ना, दो आवेश होते हैं ना, तो उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसकी दूरी के वर्ग के वित्तोक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये अब बराबर हो जाएगा 1/4πε0 यानी कि, है ना, पराविद्युतांक माध्यम और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है डी स्टूडेंट, अब देखिएगा जो आपका ये पहला था इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा और ये जो आपका बनेगा इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण आपका जो 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से आपका मान रख देना है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि जो आपका समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, कहाँ से डी स्टूडेंट, समीकरण 2 से, ठीक है ना, ऐप का मान रखने पर, ऐप का मान रखने पर, ठीक है ना, ऐप का मान रख दीजिएगा। ऐप का मान रखने पर क्या हो जाएगा, जो ई है ई का ई रहेगा। ठीक है ना, ऐप है, ऐप का मान क्या बताया है हमने अभी आपके लिए, देखिएगा यहाँ पे ऐप का मान क्या बताया है आपके लिए, 1/4πε0 और ये आपका के पराविद्युतांक माध्यम हो गया, क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है ना, और अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे बटे देखिए क्या था दोस्तों, क्यू नॉट था आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्यू नॉट रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है मेरे भाई कि जो आपका ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट देना है। ठीक है ना, जैसे ही आप डी स्टूडेंट इसको क्यू नॉट से क्यू नॉट काटेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ई बराबर से 1/4πε0 एंड ये के पराविद्युतांक माध्यम और क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, और आपके लिए इसका मात्रक पता ही है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है ना, तो व्यंजक बहुत छोटा था, बहुत सिंपल ही था कि आपको ई बराबर क्यू नॉट जो एफ अपन क्यू नॉट है इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है ना, और कूलम के नियम से आपको पता है ना कि कूलम का नियम होता है 1/4πε0, यानी कोई भी आवेश है तो उनकी मात्रा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग व्यत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपके लिए व्यंजक हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी से। ठीक है ना, आगे ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं आपके लिए समझ में आ गया होगा। चलिए डी स्टूडेंट, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो आपका कूलाम का नियम है उसकी गणितीय व्याख्या और उसका नियम, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे आगे कि स्तर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो मेरे डी स्टूडेंट, जब हमने आपके लिए कूलाम का नियम केवल समझाया था लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो वहां पे हमने केवल नियम बताया था कि जो सन 1723 ईस्वी है वहां के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य बल संबंधी नियम प्रतिपादित किया था, उसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। और नियम क्या था, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता ही आपका कूलाम का नियम है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सरल है कि यदि कोई बिंदु आवेश है तो उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, अब गणितीय व्याख्या से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि माना दो बिंदु आवेश ए और बी है जिसके मध्य आर दूरी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमने आपका एक ए बिंदु मान लिया। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लिया हमने, यहाँ पे एक ए बिंदु मान लिया और एक मान लिया हमने यहाँ पे बी बिंदु। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लिया हमने, ए बिंदु मान लिया और बी बिंदु मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पर हम एक यहाँ पे Q1 आवेश ले लेते हैं, यहाँ पे Q2 आवेश ले लेते हैं। अभी जो हमने कूलाम का नियम लिखा था उसमें एक Q आवेश लिया था, एक Q0 आवेश लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप विभिन्न आवेश ले सकते हैं ना, अलग अलग आवेश आपको लेना है। अब हम मान लेते हैं कि इनकी बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की दूरी R है। ठीक है मेरे भाई, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी R है। ठीक है, स्मॉल r है और इन पर एक आरोपित बल हमने F मान लिया है कि इन पर एक जो आरोपित बल है वो F कार्यरत है। ठीक है ना, तो वही हमने लिखा है, देख लीजिएगा कि माना दो बिंदु आवेश ए और बी है जिसके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल r है। माना इन बिंदुओं पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। ठीक है ना, और हमने ये भी लिख दिया है कि इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो F है। तब आप देखिएगा कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कूलाम का नियम कह रहा है कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि उनकी जो आवेश है उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब Q1 इंटू Q2 हमने दोनों का गुणनफल कर दिया, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे एवं उसके जो बीच की दूरी है, उसके बीच की दूरी R है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बहुत सिंपल है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से सीधा लिख देंगे कि F अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो आपका यहाँ पे Q1 Q2 है ना, इसको आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना आप कर लोगे। ठीक है ना, बहुत है सिंपल है इतना तो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपको करना क्या है, एक्चुअली आगे जो अनुक्रमानुपाती है इसको हटाना है। आप मैं जानते हो अनुक्रमानुपाती हटाया जाता है, तो अनुक्रमानुपाती जब हटाते हैं तो कोई एक नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एक के नियतांक ले लेंगे, तो ये रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिएगा F बराबर के की वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे हम 1/4πε0 इंटू, ठीक है, ये आपने ले ली वैल्यू 1/4πε0। ठीक है ना, और ये मान क्या था, Q1 Q2 और अपॉन ये R स्क्वायर था। यही आपकी दोस्तों इसकी कूलाम के नियम की गणितीय व्याख्या, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे समीकरण 1 लिया, समीकरण 2 लिया, दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है ना, कि नियतांक ले लिया, इसको हटा दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, कि इसका चूंकि मात्रा क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, तो आप बाद में इसके पीछे न्यूटन भी लिख सकते हैं, एन सिंपल बना दो, उसका प्रतीक लिख दो। एक चीज और लिख सकते हैं मेरे भाई कि जहाँ जो आपकी जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है ना, क्या मान होता है, 9 × 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके लिए हमने मेरे भाई कूलाम का नियम एवं उसकी गणितीय व्याख्या बहुत ही अच्छे से बता दी है। ठीक है ना, यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर से आपके लिए बता देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा डी स्टूडेंट, जो आपका अगला क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। हमने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिएगा एवं उसके दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो बहुत सिंपल है कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जिसमें एकांक स्वतंत्र धनावेश प्रवाहित हो सकता है। ठीक है ना मेरे भाई, क्या लिखना है आपके लिए, तो इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है विद्युत बल रेखाएं
कि विद्युत बलरेखाएं काल्पनिक वक्राकार पथ हैं जिसमें एकांक स्वतंत्र धनावेश प्रवाहित हो सकता है। इसके गुण की बात करें तो ये लचकदार डोरी के समान होती है, सघन होती है, ये कभी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती और ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, 4-5 गुण हैं, तो आप कोई 2 गुण इसके लिख दीजिएगा। ठीक है ना, विद्युत बलरेखाओं की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसमें वही बता दिया है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बलरेखाओं की परिभाषा एवं उनके हमने आपके लिए गुण भी बता दिए हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब बता रहे थे हम आपके लिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है ना, धनावेश पर। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद हम देखिएगा इसके 6वें प्रश्न के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके प्रश्न बैंक में अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी डियर स्टूडेंट, और आपके लिए बता दें त्रैमासिक परीक्षा में भी ये पेपर में आ चुका है। ठीक है ना, तो जिस पर ये गोला लगे हुए हैं आप समझ जाइएगा ये त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो केवल आपको गॉस का नियम लिखना था, व्याख्या वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप लिख दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर संपूर्ण अभिलंबित जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है ना, जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक, उसके बाद देखिएगा 8वां था गॉस का प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध करना था। तो इसको डी स्टूडेंट अभी आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, ठीक है, 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम तथा 3 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए हम बता दें डियर स्टूडेंट कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कुछ नियम होते हैं हल करने का। जैसे कि पहला नियम ये होता है कि आप सबसे पहले इसमें ये देखिए कि इसमें दिया क्या है। ठीक है ना, और दूसरी चीज ये देखना पड़ती है दोस्तों आपके लिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है। ठीक है, और तीसरी चीज ये होती है कि जो ज्ञात करना है उसका आपके लिए सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आपके लिए संपूर्ण ये नियम आपके लिए उसमें फॉलो कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन था कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम तथा 3 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। यहाँ पे 2 आवेश हैं और दूरी है, तो आप समझ जाइएगा मेरे भाई कि कूलम के नियम में होता था ना ऐसा, जिसमें 2 आवेश थे और एक दूरी होती थी, तो उसी से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका पहला नियम क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, तो अपन वही लिखेंगे, हल दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है सबसे पहले देखिएगा Q1 दिया है ना, Q1 आवेश दिए ना, 2 आवेश। देखिए एक क्रमशः Q1 Q2 दिए ना, तो पहला क्या दिया है 2 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम। ठीक है, ये पहला दिया है। और Q2 क्या दिया है मेरे भाई 3 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम। ठीक है, देखिए ये Q1 दिया है, Q2 दिया है ना, साथ ही साथ इनके बीच की दूरी दी हुई है R। ठीक है ना, कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। देखिए अब आप समझिए मेरे भाई 30 सेंटीमीटर दूरी, सेंटीमीटर में तो यहाँ नापेंगे नहीं, किस में नापेंगे मेरे भाई मीटर में नापेंगे ना, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आप जानते हो मेरे भाई कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं मेरे भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम 100 का भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 30/100 मीटर। ठीक है मेरे भाई, क्या बन जाएगा 30/100 मीटर। या फिर इसको यदि हम सॉल्व करें मेरे भाई तो देखिएगा 0 से ये 0 भी कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बन जाएगा 3/10। ठीक है ना, क्या बन जाएगा मेरे भाई ये आपका बन जाएगा 3/10। या फिर इसको हम आगे कर सकते हैं 3 × 10 के ऊपर -1 की घात, क्योंकि इसको हम ऊपर ले गए ना, यहाँ पे 1 की घात प्लस में थी ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा
3 गुणे 10 के ऊपर माइनस 1 की घात। ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे जो दूरी सेंटीमीटर में दी थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दी है, मीटर में कन्वर्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम मान लेंगे कि जो आपसे जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि उनके बीच कितना बल है, तो हम मान लेंगे उनके बीच F बल है। ठीक है ना। और F का आपको सूत्र पता होगा डियर स्टूडेंट, कूलाम के नियम से आप जानते हो, F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है मेरे भाई, ये कूलाम के नियम से सूत्र होता है। ठीक है। अब देखिए हम इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे। F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू हम आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात गुणित। अब Q1 की वैल्यू देखिएगा, Q1 की वैल्यू आपके लिए क्या दी हुई है, 2 गुणित 10 के ऊपर माइनस 7 की घात कूलाम गुणित। Q2 की वैल्यू क्या दी हुई है 3 गुणित 10 के ऊपर माइनस 7 की घात कूलाम। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणित 10 के ऊपर माइनस 7 की घात कूलाम। ठीक है ना। ये ऊपर वाली हमने वैल्यू सभी पुट कर दी। अब बटे लगाएंगे। बटे देखिएगा मेरे भाई, बटे में क्या था आपके लिए R²। तो R की वैल्यू क्या हमने कन्वर्ट कर दी मीटर में, 3 गुणित 10 के ऊपर माइनस 1 की घात मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणित 10 के ऊपर माइनस 1 की घात मीटर। ठीक है। और इसका हम लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा हम, ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से बस इसकी आपके लिए कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्या आना चाहिए आपके लिए, केवल इसकी कैलकुलेशन आना चाहिए, गणना करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा F बराबर, देखिए 9 है ना, इसको 9 जहां के तहां लिखिएगा और 2 गुणित 3 कीजिएगा पहले आप, 2 गुणित 3 यानी कि 2 3 6 गुणित 10 के ऊपर, 10 के ऊपर ये पहले कितने की घात लगी 9 की, तो इसको आप लिख दीजिएगा गुणित 10 के ऊपर ये कितने की घात लगी -7 की, ये लिख दीजिएगा। ये भी कितने की घात लगी है -7 की, ये लिख दीजिएगा और बटे। ठीक है ना। आप वर्ग करोगे, 3 का वर्ग होता है 9 गुणित 10 के ऊपर ये कितने घात हो जाएगी, ये -1 की और ये 2 एकम 2 यानी -2 हो जाएंगे, घात के ऊपर घात है इसका गुणा हो जाएगा ना, -2 हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है, 9 से 9 को आप काट दीजिएगा और 6 गुणित 10 के ऊपर, देखिए ये 9 की घात धन में है ना, तो ये धन हो जाएंगे और ये ऋण है ना, पहले ऋण और ऋण धन होंगे, तो -7 और -7 जोड़ोगे -14 हो जाएंगे। अब -14 में +9 जोड़ोगे यानी धन और ऋण करोगे तो 14 में से 9 जाएंगे, तो आपके कितने बचेंगे मेरे भाई, 14 में से 9 जाएंगे 5 बचेंगे। ठीक है ना। वो भी काय के माइनस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की होगी, जब आप 7 7 को जोड़ोगे तो -14 होंगे ना, तो ये माइनस की बचेगी। उसके बाद देखिएगा गुणित, ये घात नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये नीचे माइनस की थी, ऊपर आपकी प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 6 गुणित 10 के ऊपर, ये देखिएगा -5 की घात और 2 की घात, यहाँ पे धन और ऋण हो जाएंगे ना, तो ये बच जाएगी -3 की घात। और आप बल निकाल रहे, बल का मात्रक होता है न्यूटन है, अतः उनके भी 10 के ऊपर -3 की घात न्यूटन बल है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, घातें जब हम जोड़ते हैं ना तो ऋण और धन हो जाता है, तो -7 -7 14 हो गए, और 14 होने के बाद हमने यहाँ पे ये 9 घटा दिए, तो उसमें से -5 बचे थे, और ये जब हम ऊपर ले गए थे तो प्लस में हो गए थे, इसलिए इसको भी हम घटा देंगे तो -3 बच जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बल की गणना कर ली है। ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न बैंक का दूसरा न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है इसका, इसमें पूछ रहे हैं कि 5 + 5 माइक्रो कूलाम तथा -5 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमने आपके लिए बताया था कि हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें उसमें सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ता है कि दिया क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल के बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट कि दिया क्या है। ठीक है। दिया है, देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया है Q वाला है ना, +Q आवेश और -Q आवेश। तो देखिए इसमें जो आपका +Q आवेश था ये क्या था डियर स्टूडेंट, यदि हम इसको Q1 मान के चलते हैं तो ये जो Q1 था ये था आपका +5 माइक्रो कूलम।
प्लस 5 माइक्रो और ये कूलाम था। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कूलाम में, ठीक है ना, यदि हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट, कूलाम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। ये जो 5 है ना, यहाँ पे 5 के 5 लिख दीजिए, गुणित 10 के ऊपर -6 की घात से गुणा कर दीजिएगा, तो ये कूलाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें यदि कभी भी ध्यान रखना माइक्रो कूलाम से कूलाम में बनाना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए, उससे 10 के ऊपर -6 की घात से गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो प्लस 5 माइक्रो कूलाम को हमने क्या लिख दिया, 5 गुणित 10 के ऊपर -6 की घात कूलाम। ठीक है, दूसरा देखिएगा Q2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Q2 देखिएगा -5 है, माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 माइक्रो कूलाम। यहाँ भी बिल्कुल सेम करना है, केवल यहाँ पे माइनस आ जाएगा, गुणित हो जाएगी 10 के ऊपर -6 की घात कूलाम। ध्यान रखना यहाँ पे यदि आप प्लस लगाना है तो लगा दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहती है, प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता है। अब देखिए डी स्टूडेंट, हमें निकालना क्या आता है इसमें, ये कह रहे थे एक दूसरे से 1 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। ठीक है ना, तो देखिए अभी दूरी भी आप लिख लीजिएगा कि इसके बीच की दूरी दी क्या है। अब देखिएगा तो कि हमें विद्युत द्विध्रुवागुण याद करना है ना, तो विद्युत द्विध्रुवागुण में हमें 2l यानी जो बीच की दूरी है अल्पतम दूरी उसे 2l से दर्शाते हैं। जब हमने आपके लिए पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुवागुण तो वहां पे बताया था, है ना, कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब इसमें यह है कि 2l दूरी उसकी लेते हैं हम। ठीक है ना, तो 2l कितनी दी है, 1 मिलीमीटर। ठीक है डी स्टूडेंट, क्या दी हुई है, 1 मिलीमीटर दी हुई है। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1 मिलीमीटर दी हुई है, यानी 1 मिलीमीटर दी हुई है। यदि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो डी स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि जब हम मिलीमीटर से मीटर में बनाएंगे तो 1000 का हमें भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/1000 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यदि हम इसको और अच्छे से लिखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2l बराबर, अब देखिए 1/1000 के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 3 की घात। यदि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 गुणित 10 के ऊपर -3 की घात मीटर। ठीक है, अब हमें चूंकि विद्युत द्विध्रुवागुण की गणना करनी थी, तो विद्युत द्विध्रुवागुण की गणना करने के लिए कुछ नहीं, हम विद्युत द्विध्रुवागुण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुवागुण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, हमें यही याद करना था ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन वही कह रहा था ना आपसे कि 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह लो या द्विध्रुव आघूर्ण कह लो, बात एक ही है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको हम पी से दर्शाते हैं, पी बराबर होता है Q इंटू 2l। पी बराबर क्या होता है डी स्टूडेंट, Q इंटू 2l होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये P बराबर Q इंटू 2l है, तो इसकी हम वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा P बराबर Q की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे दी हुई थी 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, आपको केवल Q देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो उसकी पोजीशन है। ठीक है मेरे भाई, तो आप केवल यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम ही लेंगे। ठीक है, या फिर 5 गुणित 10 के ऊपर -6 की घात कूलम गुणित 2l की वैल्यू क्या दी हुई है डी स्टूडेंट, 1 गुणित 10 के ऊपर -3 की घात मीटर। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे P बराबर 5 एकम 5 हो जाएंगे, और 10 के ऊपर ये लग जाएगी -6 की घात, और ये -3 की घात है, तो ये जुड़ के सीधी हो जाएगी -6 और -3 जुड़ के -9 हो जाएंगे, यानी कि 5 गुणा 10 के ऊपर -9 की घात। अब यहाँ पे ध्यान रखना है डी स्टूडेंट कि इसके लिए आपको मीटर मात्रक लिखना है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, है ना डी स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी में आप लिख दीजिएगा कूलाम गुणित मीटर। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पे इसका निकाल दिया कूलाम मीटर। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुवागुण की जो गणना करनी थी इसको आप ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुणा 10 के ऊपर -9 की घात है कूलाम मीटर। ठीक है, चाहे तो आप डी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका दूसरा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम तीसरा और लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखिएगा दोस्तों क्या है, तो ये तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि 3 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है। यहाँ पे आपको बल निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप वही लिखिएगा कि हल दिया है
ई बराबर से क्या दिया है डियर स्टूडेंट, 3 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात, 3 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात। ठीक है डियर स्टूडेंट। और उन्होंने साथ ही साथ आपके लिए मात्रक भी दे दिया है कि इसका मात्रक क्या दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, या नीचे बटे में भी ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब यहाँ पे और क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, आपके लिए बल की गणना करना है। मतलब डियर स्टूडेंट, आपके लिए जो एफ है ना, एफ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब हम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जिसमें ई का मान दिया हो और हमें फोर्स ज्ञात करना हो, मतलब बल ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बल का सूत्र लगाएंगे कि बल यहाँ पे इस स्थिति में जब यहाँ पे ई दिया रहता है तो एफ बराबर होता है क्यू ई। क्या होता है डियर स्टूडेंट, बल का सूत्र एफ बराबर क्यू ई। ठीक है ना। तो अब क्यू की वैल्यू कितनी रहती है ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि जब भी आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन आए और क्यू ना दिया रहा हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये मूल आवेश होता है क्यू। यहाँ पे क्या होता है, मूल आवेश होता है क्यू। और आपके लिए हम बता दें कि जो क्यू है, क्यू की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एफ बराबर क्यू की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम, गुणित ई की वैल्यू दी हुई है 3 गुणे 10 के ऊपर 3 की घात। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो एफ बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1.6 का गुणा 3 से करना है। यदि आपका 1.6 से 3 का नहीं बनता तो आप सीधा 16 का 3 से कर दीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे, 48। अब एक अंक के बाद दशमलव आता तो एक अंक के बाद दशमलव रख दीजिए, मतलब 4.8 हो जाएगा। गुणित 10 के ऊपर कितनी घात थी, ये माइनस की थी और प्लस की थी, तो माइनस प्लस की घट जाएगी, 19 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, -16 की घात बचेगी। और आपको पता है बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो आपके क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों आपके कंप्लीट होते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो डियर स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।